इस पैसे का इस्तेमाल छात्रों के लिए होना चाहिए। छात्रवृत्ति के इस पैसे का इस्तेमाल आप विभिन्न तरीके के और कार्यों के लिए करें। परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार ने कई योजनाओं में इनको राशि आवंटित करना कम कर दिया। कुछ जगह तो ऐसी जानकारी आ रही है कि भैया प्रधानमंत्री आवास में पैसा रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि उस पैसे का इस्तेमाल नहीं किया गया। बार बार आप बात करते हैं भैया विशेष राज्य का दर्जा मिले, विशेष राज्य का दर्जा मिले, तो जो आपको पैसा मिल रहा है ऑलरेडी केंद्र सरकार से, पहले उसका तो यूटिलाइजेशन ढंग से हो। उस पैसे का तो आप इस्तेमाल आप कर नहीं पा रहे। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ नीतीश सरकार लगातार नाइंसाफी कर रही है। जिस तरीके से स्कॉलरशिप दिया जाता था वो अब नहीं दिया जा रहा है। लोक जनशक्ति रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने प्रेस वार्ता कर जमकर नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। तो वहीं चिराग पासवान का यह साफ कहना है कि लगातार आपराधिक घटना हो रही है और सबसे बड़ा यह सवाल है कि जो दलित वंचित लोग हैं उनके साथ नीतीश सरकार नाइंसाफी कर रही है। स्कॉलरशिप जो पहले पढ़ने के लिए दिया जाता था वो अब नहीं दिया जा रहा है। तो वहीं क्या कुछ कह रहे लोक जनशक्ति रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, वो सुना। पिछली बार के बजट में क्या क्या वादे किए गए थे, कितने वादे पूरे किए गए, इस बार के बजट में क्या क्या ये नई घोषणा करेंगे, सकारात्मक दृष्टि से भी हम लोग देखने का काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ खामियां ही ढूंढने की बात इस बजट सत्र में पेश किए जाने वाले बजट को लेकर हम लोग करेंगे। जो सकारात्मक बातें हैं उसको जरूर हम लोग सराहने का भी काम करेंगे, पर हाँ ये तुलना जरूर की जाएगी कि पिछली बार बजट में क्या क्या बातें कही गई, उनको कितना पूरा किया गया और इस बार के बजट में क्या क्या नई बातें कह रहे हैं। और वैसे भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कई ऐसे विषय हैं जो वो जानते हैं कि गलत है, उसके बावजूद जब वो उन विषयों का संरक्षण करते हैं। पिछली बार मैंने कहा था कि हम लोग अलग अलग विषयों पर हम लोग सरकार का रिपोर्ट कार्ड हम लोग जारी करेंगे। बिजली को लेकर हम लोगों ने इस विषय को हम लोगों ने उठाया था और उस पर जिस तरीके से उनके उस विभाग के मंत्री का बयान आया और या फिर जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्वयं, उस कार्यक्रम में आप सब लोग मौजूद होंगे, कार्यक्रम किसान समागम को लेकर था और उस पर मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन में चर्चा करते करते उन्होंने ये बात कही थी कि अरे कुछ लोग हैं जो मुफ्त की बिजली की बात करते हैं। एक तो हमको ये समझ में नहीं आता कि भाई प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप कुछ लोग कौन, बताइए ना कौन लोग बात कर रहे हैं। भैया अगर चिराग पासवान मांग कर रहा है तो बोलिए भैया कि चिराग पासवान ने मुफ्त की बिजली की मांग की है और ये भाई हक है, अधिकार है, ये मुफ्त की रेवड़ियों में नहीं गिना जाएगा, टैक्स पेयर्स का पैसा है ये। और जब हम किसी चीज के लिए ऑलरेडी आपको टैक्स दे रहे हैं तो सुविधाओं की अपेक्षा हम लोग रखते हैं। तो ऐसे में जब मैं कहता हूं कि एक सर्टेन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को फ्री किया जाना चाहिए तो क्या गलत मैं कह रहा हूं? भाई आपके मंत्रियों को इसका लाभ नहीं मिलता क्या? आपके विधायकों को इसका लाभ नहीं मिलता क्या? और यही लाभ अगर आप आम जनता को देंगे तो इसमें क्या नुकसान हो जाएगा? पर जब आम जनता को देने की बात आती है तो मुख्यमंत्री बोलते हैं कि कुछ लोग मुफ्त की बिजली की मांग करता है। अरे उनको पता है कितना महंगा बिजली खरीदते हैं हम, भैया आप खुद ही कबूल भी रहे। यही बात तो उस दिन प्रेस वार्ता में पिछली बार आप लोगों के समक्ष मैंने रखी थी कि आप महंगी बिजली खरीद रहे हैं। क्यों महंगी बिजली खरीद रहे हैं मुख्यमंत्री जी? और आप खुद ही उस बात को स्वीकार रहे हैं कि हम महंगी बिजली हम खरीद रहे हैं। क्यों? ये महंगी बिजली खरीद कर महंगे दरों में बेचने का जो भ्रष्टाचार है, इसी को ही हम लोग उजागर करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और इस कार्य को आप नहीं कीजिएगा मुख्यमंत्री जी तो जनता ने पिछली बार तीसरे नंबर की पार्टी आपको बना दिया था, इस बार आपका खाता भी नहीं खुलेगा। और ये वादा तो मैं पहले ही कर चुका हूं कि जिस दिन बिहारी फर्स्ट की सरकार आएगी, बिजली की दरों को ना सिर्फ सस्ता बल्कि सर्टेन यूनिट तक उसको मुफ्त भी किया जाएगा ताकि जो बिहार का गरीब वर्ग है उनको सहूलियत मिले। भाई एक सरकार का लक्ष्य है कि जो आर्थिक तौर पर कमजोर लोग
उनको कैसे आप और सहूलियतें दे सकें, इस लक्ष्य के साथ सरकार को काम करना चाहिए। पर उस लक्ष्य के साथ काम करना तो दूर, हक मारने का काम इस सरकार के द्वारा किया जाता है। और आज इसी श्रृंखला में जो एक अगला विषय मैं आप लोग के सामने रखना चाहता हूं, वो अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े छात्रों को लेकर दशकों से चली आ रही एक योजना, जिसके तहत इसको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप SC/ST योजना के तहत, जहां पर अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले छात्रों को स्कॉलरशिप देकर उनको उनकी हैंड होल्डिंग करने का प्रयास सरकारों के द्वारा किया जाता है। और इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों सरकार इसमें मिलकर काम करती हैं। जहां पे 60% पैसा केंद्र सरकार का लगता है, तो वहीं 40% पैसा इसमें राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। ये लंबे समय से चली आ रही ये योजना है। इस योजना में पहला फेरबदल जो बिहार सरकार के द्वारा किया गया, जिसके खिलाफ हम लोग 2016 से ही हम लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। 2016 में भी जिस वक्त ये किया गया था, उस वक्त हम लोगों के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी की मौजूदगी में मैंने स्वयं उस वक्त भी इस विषय को उठाया था। 2016 में भी हम लोगों ने कहा था कि जिस तरीके से कैपिंग कर दी गई है स्कॉलरशिप में, अभी तक होता क्या था 2016 तक, कि अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र जो इस योजना के लाभार्थी हैं, वो कहीं पर भी जाएं, भले वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो, भले वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो, IITs हो, IIMs हो, जहां पे भी वो जाते थे, जितनी फीस होती थी उतनी स्कॉलरशिप उनको दे दी जाती थी। मैं सरल भाषा में बताने का प्रयास कर रहा हूं, उतनी फीस उनको दे दी जाती थी। पर 2016 के बाद उसमें कैपिंग कर दी गई कि जो प्राइवेट उसमें जाके पढ़ाई करेगा उसको 15,000 मात्र उनको दिया जाएगा, या जो सेंट्रल की संस्थाएं हैं, केंद्रीय संस्थाएं हैं, उसकी कैपिंग 70,000 कर दी गई। IITs, IIMs को लेकर 90,000। तो भाई उसके ऊपर जितनी फीस है, वो फीस उन छात्रों को अपनी जेब से देनी पड़ेगी। परिणाम स्वरूप, और ये आंकड़े भी सामने आए, परिणाम स्वरूप आप देखिएगा 2016 में जब से इस कानून को लागू किया गया, मात्र 1 साल के भीतर ही लगभग 1 लाख बच्चों ने, अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले 1 लाख बच्चों ने विड्रॉ किया। 2015-16 में 1,55,000 स्टूडेंट्स एनरोल्ड थे। 2016-17 में ये संख्या 1 लाख से ज्यादा गिरती है 1 साल में ही ड्रॉप आउट्स, और ये संख्या जो 1,55,000 थी, वो 2016-17 में मात्र 37,372 रह जाती है। और साल दर साल इसी तरीके से हम लोग इसमें गिरावट देखते आ रहे हैं। कारण कैपिंग। पहले जो पूरी राशि मिलती थी छात्रों को, उस पे सीमा बांधने के बाद जो अतिरिक्त राशि है वो बच्चे नहीं दे पा रहे। परिणाम स्वरूप अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे जो शिक्षा हासिल कर सकते थे, वो तालीम वो लोग हासिल नहीं कर पा रहे। ये एक विषय। इसी क्रम में केंद्र सरकार के द्वारा 2021 में इसी स्कॉलरशिप में कुछ और बदलाव किए गए। ये कैपिंग का विषय बिहार सरकार के द्वारा ही लागू किया गया, इसका हम लोग विरोध करते हैं। बट 2021 में केंद्र सरकार के द्वारा, सोशल जस्टिस मंत्रालय के द्वारा कुछ इसमें बदलाव किए गए। इस बदलाव के तहत मैट्रिक कक्षा से ऊपर पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के बच्चों को फ्री शिप कार्ड मुहैया कराए जाएंगे, ये नियम बनाया गया। और ये देश भर के लिए था। इस नियम की शुरुआत सबसे पहले 2016 में हमारे आज के प्रधानमंत्री और तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस फ्री शिप कार्ड की शुरुआत 2016 में गुजरात में की गई थी, और उसके बाद 2021 में इसको देश भर में इसको लागू किया गया। इस फ्री शिप कार्ड के तहत आपकी ट्यूशन फी, आपकी हॉस्टल फी, या इसी तरीके के जितने अतिरिक्त खर्च होते हैं छात्रों के, वो आपके सीधा DBT के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। अभी तक छात्रों को दिक्कत आती थी, भैया ट्यूशन फी कैसे देंगे या हॉस्टल फी कैसे देंगे, देने में आगे पीछे हुआ तो हॉस्टल से निकाल दिया जाता था, ट्यूशन उनको देने से मना कर दिया जाता था। तो इस फ्री शिप कार्ड का लाभ उन अभ्यर्थियों को हो, जो कि देश भर में उसका लाभ हमारे छात्र उठा रहे हैं, पर बिहार में इसको अभी तक लागू नहीं किया गया।
बिहार में फ्री शिप कार्ड की योजना जो कि 2021 से ही अधिसूचना के बावजूद बिहार में इसको लागू नहीं किया गया। तो आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं मौजूदा बिहार की सरकार और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी जो बड़े बड़े वादे करते हैं, पर कैसे ये सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं। और मैं एक दो और उदाहरण के साथ इस बात को मैं स्पष्ट भी करूंगा और पुख्ता करूंगा कि क्यों ये दलित विरोधी हैं। अनुसूचित जाति जनजाति विरोधी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनकी कार्यशैली में इनका ये दिखाई देता है। उनसे हम लोग ये मांग करते हैं, 3 मांगे हैं जो प्रमुखता से हम लोग रखना चाहेंगे। पहली मांग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अनुसूचित जाति जनजाति योजना दिशा निर्देश 2021 को बिहार में तत्काल लागू करने हेतु अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग भारत सरकार बिहार सरकार अधिसूचना जारी करे ताकि उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके और ये फ्री शिप कार्ड का लाभ बिहार के भी अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र उठा सके। दूसरी मांग, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एससी योजना दिशा निर्देश 2021 के प्रावधानों के अनुसार योग्य अनुसूचित जाति के विद्यार्थी को फ्री शिप कार्ड जारी करने तथा पूर्ण ट्यूशन फी, हॉस्टल फी एवं अन्य अनिवार्य फी का भुगतान डीबीटी के माध्यम से छात्रों के बैंक खाते में करने का निर्देश SC/ST कल्याण विभाग बिहार सरकार अपने अधिकारियों को करने के लिए कहे। 2021 से ही इनको इसका लाभ मिलना चाहिए था। तो ये बैकलॉग भी इकट्ठा होता जा रहा है, तो ये बैकलॉग भी रिलीज किया जाए, ये अधिसूचना बिहार सरकार जारी करे। और तीसरी और अंतिम मांग, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के तहत ट्यूशन फी, हॉस्टल फी एवं अन्य अनिवार्य फी के अधिकतम सीमा निर्धारित करने वाले SC/ST कल्याण विभाग बिहार सरकार की अधिसूचना 4061 दिनांक 16/5/2016 को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए, जो भारत सरकार के पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अनुसूचित जाति जनजाति योजना दिशा निर्देश 2021 के प्रावधान के खिलाफ है और योजना के मूल उद्देश्य को खत्म करने वाला है, जिसका मैंने आपके सामने जिक्र किया। जो कैपिंग इन्होंने कर दी है, उसकी जो एक अधिकतम सीमा, एक अपर लिमिट जो तय कर दी गई है, उस अपर लिमिट को हटा दिया जाए। ये इसके मूल उद्देश्य के ही खिलाफ है। जिस उद्देश्य के साथ इस योजना को बनाया गया, उसमें अगर आप इस तरीके से कैपिंग कर देंगे तो उस उद्देश्य को ही हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। और जैसा मैंने इसकी शुरुआत में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दलित विरोधी सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, ये तो एक उदाहरण है कि भैया कैसे अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले छात्रों को शिक्षा में, भैया आप उनके पढ़ने लिखने में, पढ़ाई में ही आप बाध्यता आप उत्पन्न कर रहे हैं। वो बेहतर तालीम, बेहतर शिक्षा हासिल ही नहीं कर पाए, उसमें आप गतिरोध आप उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण, आए दिन जिस तरीके से अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले लोगों की टारगेट किलिंग की जा रही है, और मैं टारगेट किलिंग इसीलिए कह रहा हूं, चौकीदारों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। जो हम लोग की सुरक्षा के लिए तैनात है, उन लोगों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। दलित युवाओं के साथ किसी की गला रेत कर हत्या कर दी जा रही है, किसी की गोली मारकर, बच्चियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया जा रहा है, बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं। आप आंकड़े देखेंगे, आंकड़े दर्शाते हैं कि किस तरीके से अनुसूचित जाति जनजाति पर उत्पीड़न बढ़ा है, और ये आंकड़े दर्शा रहे हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक तरफ तो खामोश रहते हैं और दूसरी तरफ पिछली बार चुनाव से ठीक पहले, और मैंने उस वक्त भी कहा था कि भैया ये झुंझुना दिखा रहे हैं, उस वक्त चुनाव से ठीक पहले इन्होंने घोषणा की थी। पहली बात तो एक मुख्यमंत्री हत्या की बात ही कैसे कर सकता है, ये अपने में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय। पर उस वक्त मुख्यमंत्री जी ने हत्या को लेकर योजना बनाई थी। 2020 चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हो, गृह मंत्री होने के नाते उनको इतना सशक्त होना चाहिए था, बोलते कि भैया मेरे प्रदेश में मेरे रहते हुए कभी कोई हत्या नहीं होगी। ये इच्छा शक्ति उनमें होनी चाहिए थी। पर इस इच्छा शक्ति के विरुद्ध मुख्यमंत्री जी 2020 में
एक योजना लेकर आते हैं जिसके तहत कहा जाता है कि अगर किसी दलित परिवार में हत्या होगी, दलित महादलित परिवार में हत्या होगी, तो उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जाएगी, उनके परिवार वालों को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। आज की तारीख में भैया आए दिन हत्याएं हो रही, और आप जाइए जाकर स्थानीय प्रशासन से पूछिए तो अधिकांश जगहों पर तो उनको पता ही नहीं है भैया कि इसका नोटिफिकेशन क्या है। परिणाम स्वरूप इसका लाभ उन लोगों को मिलता नहीं। बिहार में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर हत्याओं में लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, मैं खुद या हमारे पार्टी के नेता नहीं जाते, जिसमें अधिकांश दलित परिवार भी हैं। मैं कल रात भी गया था भैया, गया जहां एक चंद्रवंशी परिवार में हत्या हुई, वहीं एक पासवान, अरुण पासवान, उनकी हत्या कर दी गई। कितनी ऐसी हत्याओं में लाभ मिल रहा है। इसीलिए हम कहते हैं भैया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सोच पूर्णतः दलित विरोधी है। बिहार में हम लोग जब दलित कहते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने बंटवारे की राजनीति को इतना साधा है कि आपको बार बार 2 शब्दों का आपको उपयोग करना पड़ता है, दलित के साथ महादलित भी कहना पड़ता है। ये कौन से संविधान के तहत है? जब आप लोग पूर्णिया में आप लोग रैली करते हैं तो आप लोग कहते हैं कि संविधान को खतरा है, संविधान की हत्या की जा रही है। आप लोग क्या कर रहे हैं भैया? कौन से संविधान की धारा कहती है कि आप अनुसूचित जाति को और बांटने का आप काम कीजिए? कौन सी धारा के तहत आप बांट रहे हैं बताइए? बल्कि संविधान तो दलित शब्द का उपयोग भी नहीं करता है। संविधान सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति की बात करता है। बोलचाल की भाषा में जरूर हम लोग दलित शब्द का हम लोग उपयोग कर लेते हैं, पर आपने तो उसको भी आगे बांटकर महादलित कर दिया भैया। ये कौन से संविधान के तहत आपने किया? एक प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है कि पूरे प्रदेश को आप एक साथ लेकर चलें, एक साथ मुट्ठी में बांधकर चलें। आप उसी में विभाजन करने का आप काम कर रहे हैं। तो बंटवारे की राजनीति आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? दलित महादलित हो, पिछड़ा अति पिछड़ा हो, कभी लवकुश करिएगा, कभी कोरी कुर्मी करिएगा, कभी अगड़ा पिछड़ा करिएगा। आप तो पुरुष महिला में बांटने का काम करते हैं भैया। क्या बयान दिए थे आप जनसंख्या को लेकर पुरुषों के बारे में? तो जो मुख्यमंत्री बांटने की राजनीति कर रहे हैं वो लोग जाकर बोल रहे हैं भैया कि संविधान की हत्या हो रही है। किस तरीके की बातें आप कर रहे हैं भैया उस मन से? आपको लगता है कि देश में कभी संविधान की हत्या होगी? क्या भारत का संविधान इतना कमजोर है कि हत्या कर दी जाएगी? इस तरीके की बातें आपकी सोच को दर्शाती है। परिणाम स्वरूप भाई, जब आज आपको सही में बिहारियों से जुड़े हुए ज्वलंत विषयों पर आपको चर्चा करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, तो आप गुमराह करने की बातें करते हैं। और ये तमाम और ये जितनी बातें भाई मैंने आपसे कही है वो सारे आपसे मैं शेयर भी करूंगा, जितनी बातें आप लोग के समक्ष रखी गई हैं। और अंत में एक विषय और आप लोग के समक्ष मैं रखूंगा कि ये पैसा जो आपको इस्तेमाल करना चाहिए, छात्रवृत्ति का ये पैसा छात्रों के अकाउंट में जाने के अलावा बाकी सब जगह जा रहा है। ये भी अपने में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और ये मैं नहीं कह रहा भैया, ये कैग की रिपोर्ट है। कैग की रिपोर्ट आप बोलेंगे, मैं आपके साथ में साझा भी करूंगा, बट ये कैग की रिपोर्ट कहती है कि किस तरीके से इस पैसे का इस्तेमाल छात्रों के लिए होना चाहिए। छात्रवृत्ति के इस पैसे का इस्तेमाल आप विभिन्न तरीके के और कार्यों के लिए कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार ने कई योजनाओं में इनको राशि आवंटित करना कम कर दिया, या कुछ जगह तो ऐसी जानकारी आ रही है कि भैया प्रधानमंत्री आवास में पैसा रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि उस पैसे का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। आप बार बार आप बात करते हैं भैया विशेष राज्य का दर्जा मिले, विशेष राज्य का दर्जा मिले, तो जो आपको पैसा मिल रहा है ऑलरेडी केंद्र सरकार से, पहले उसका तो यूटिलाइजेशन ढंग से हो। उस पैसे का तो आप इस्तेमाल आप कर नहीं पा रहे। कितनी ऐसी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जिसकी राशि वापस चली जाती है, लौटानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा। और ऐसे में आप बिहारियों को बरगलाने के लिए, उनको भ्रमित करने के लिए आप बोलते हैं भैया केंद्र सरकार विशेष राज्य का दर्जा दे, विशेष राज्य का दर्जा दे। तो जितना पैसा आ रहा है पहले आप उसका तो आप 100% यूटिलाइजेशन कीजिए। और जिस योजना के तहत वो पैसा आ रहा है उस योजना में इस्तेमाल करने की बजाय विभिन्न और कार्यों के लिए आप उस पैसे का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? ये डाइल्यूशन क्यों किया जा रहा है भैया? मैनिपुलेटेड फिगर्स सामने आ रही हैं। क्यों? भ्रष्टाचार की वजह से ना, ताकि इस पैसे को डाइवर्ट किया जाए और उस पैसे को कुछ लोग, कुछ अधिकारी और कुछ नेता अपनी जेब में उस पैसे को रखें। इस सोच के साथ किया जा रहा है। कैग की रिपोर्ट पर बताएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्या जवाब है उनका?
जब क्या कह रहा है इस बात का कि भाई इन पैसों का उपयोग सही जगह पर नहीं हो रहा है कोई जवाब? तो हम लोग भाई मांग करते हैं बिहार सरकार से कि बिहार सरकार इस विषय को गंभीरता से ले। गंभीरता से नहीं लेती है तो आने वाले दिनों में जिस तरीके से बिजली को लेकर बिहार के हर एक जिले में और आने वाले दिनों में बिजली के विषय को लेकर बिहार के हर प्रखंड और पंचायतों तक भी हम लोग जाएंगे। और जब तक हम लोग इस मांग को अपनी पूरी नहीं करवा लेते हम लोग शांति से बैठने वाले नहीं है। उसी तरीके से अनुसूचित जाति जनजाति की छात्रवृत्ति के पैसे में हो रही धांधली को लेकर भी बिहार सरकार अगर गंभीरता से अगर इस विषय पर जांच करवाकर कार्रवाई नहीं करेगी और हम लोग की मांग को पूरा नहीं करेगी तो आने वाले दिनों में इसको लेकर भी एक बड़े पैमाने पर आंदोलन पार्टी के द्वारा किया जाएगा। और जब तक हम लोग इसको सही तौर पर लागू नहीं करवा लेते तब तक पार्टी शांत नहीं रहेगी। और इसके अलावा आप क्या कर रहे हैं? और पैसा भ्रष्टाचार की गेंद चढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी के पास है, महंगी बिजली खरीदने के लिए इनके पास पैसा है, पर जब छात्रों की बात आती है, बिहार के भविष्य की बात आती है, तो ये बोलते हैं भैया पैसा नहीं है इनके पास। हजारों करोड़ की धांधली हो जाएगी इनकी नाक के नीचे, वो धांधली करने के लिए पैसा है। साल दर साल तटबंध के निर्माणों के लिए इनके पास पैसा आ जाता है और एक साल में पहली बारिश आते ही वो तटबंध टूट भी जाता है और पुनः अगले साल हजारों करोड़ की राशि पुनः रिलीज की जाती है उन्हीं तटबंधों के पुनः निर्माण को लेकर। ये सब पैसा कहां से आ जाता है? और भाई आप प्रायोरिटाइज करेंगे कि नहीं करेंगे? बिहार के युवा, बिहार के छात्र आपकी प्राथमिकता में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं कि नहीं है, या पूर्णतः आप युवा विरोधी हो गए? आपको प्रायोरिटाइज करना होगा कि भाई कौन सी योजना में पहले आपको पैसा देना है। बजटिंग इसी को तो कहा जाता है। आप क्या बजट आप बनाते हैं फिर? आप अगर बिहार का भविष्य ही बर्बाद कर दीजिएगा, छात्रों का भविष्य ही अगर आप अंधेरे में डाल दीजिएगा, तो किस उज्जवल बिहार के भविष्य के निर्माण की आप कल्पना कर रहे हैं भैया? तो जब ये बोलते हैं कि पैसा नहीं है, ये पैसा देन चढ़ता है इनके भ्रष्टाचार की और ये पैसा देन में जाता है इनके अधिकारी और इनके नेताओं की जेब में। अनुसूचित जाति का पैसा कहाँ गया? भाई बताएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, कहाँ गया? ये तो जांच होनी चाहिए ना। कैग की रिपोर्ट तो कहती है कि कई और विभागों में इनका पैसा गया है, पुल पुलिया के निर्माण में पैसा गया है, सड़कों के निर्माण में वो पैसा गया है, पर क्या वो सही में उन निर्माण के कार्यों तक भी पहुंचा? भाई अगर आपको निर्माण के कार्यों में भी इस फंड का अगर आपको इस्तेमाल करना है तो ये अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़ी हुई योजनाओं के निर्माण में इस्तेमाल होना चाहिए। क्या ये संविधान की हत्या नहीं हो रही 15 साल से कि आप एक कानून का उल्लंघन करते हुए राशि को जिस योजना में इस्तेमाल करना चाहिए उस योजना के अलावा आप बाकी योजनाओं में इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या ये गैर कानूनी नहीं है? चिराग जी, एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है जो कि पूर्णिया रैली की है। उसमें एक युवक जो है पलटू चाचा कह के नीतीश कुमार को बुला रहे, कहा जा रहा है वे आरजेडी के कार्यकर्ता है, सहयोगी दल है आरजेडी। क्या लगता है कि उनके कार्यकर्ता भी नीतीश कुमार? ये टर्मिनोलॉजी किसने दी? हम लोगों ने तो नहीं दी ना। ये शब्द का इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया था भाई? देखिए, मैं वैसे भी मैं शब्दों की मर्यादा में रहकर अपनी बातों को रखने का हमेशा प्रयास करता हूं और मैं हमेशा पक्षधर हूं कि राजनीति में शब्दों की मर्यादा कभी गिरनी नहीं चाहिए। असंवैधानिक, अनपार्लियामेंट्री मैं नहीं बोलूंगा, बट कई ऐसे शब्द हैं जिसका राजनीति में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अनपार्लियामेंट्री शब्दों का तो इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि ये शब्द पलटू किस कैटेगरी में आता है, बट हैविंग सेड दैट, मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मैं उनकी नीतियों का विरोध करता हूं, बट व्यक्तिगत तौर पर मैं कभी भी उनको किसी भी ऐसे शब्दावली से पुकारना नहीं चाहूंगा। मुझे उस वक्त भी ऐतराज था कि क्यों ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जिस वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं वो स्वाभाविक है कि उनके कार्यकर्ता होंगे, क्योंकि उनके नेताओं ने ही इस शब्द का इस्तेमाल करना शुरू किया था। 2017 में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महागठबंधन को छोड़कर पुनः वापस एनडीए गठबंधन में गए थे, तो उस वक्त प्रमुखता से इन शब्दों का, इस पर्टिकुलर शब्द का इस्तेमाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए किया गया था। तो आज अगर उसी रैली में भाई नेता मिल जाते हैं बट कार्यकर्ता नहीं मिल पाते हैं ना, और इस भ्रम में नेता जीते हैं। उत्तर प्रदेश में भी हम लोगों ने देखा था, जब पिछले विधानसभा के चुनाव हुए थे तो कई ऐसे स्थानीय क्षेत्रीय दल हैं जो दावा कर रहे थे कि भैया एक तरफा माहौल है, एक तरफा माहौल है। क्या हो गया? अखिलेश जी और मायावती जी के मिलने के बावजूद
सपा बसपा के एक साथ आने के बावजूद उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव के परिणाम तो हम लोगों ने देख लिए ना। कारण क्या था? नेता मिल गए, कार्यकर्ता तो जमीन पे नहीं मिल पाया ना। इसको अगर राजनीतिक भाषा में कहा जाए, दल मिल जाते हैं, दिल नहीं मिल पाते हैं। यही यहां पर भी हो रहा है भैया। नेता, और यहां पे तो भाई नेता भी नहीं मिल पा रहे। विडंबना तो इस बात की है, नेता तक नहीं मिल पा रहे। मुख्यमंत्री जी 2.5 घंटे तक इंतजार करते हैं उप मुख्यमंत्री का कार्यक्रमों में। मुख्यमंत्री जितनी बार ये बोलते हैं, इससे पहले था क्या? हम ही ना सब काम किए हैं। इससे पहले कुछ था, इससे पहले कुछ काम होता था। जब मुख्यमंत्री ये बात करते हैं तो वो अपने उप मुख्यमंत्री के नेताओं के ऊपर ही टिप्पणी करते हैं ना। किस पे करते हैं? वो 70-75 के दशक की बात तो नहीं कर रहे हैं मुख्यमंत्री। विकल्प किसका बन के आए थे? 90 के दशक का विकल्प बन के आए थे, तो उन्हीं पर उंगली उठाते हैं। तो यहां तो भाई नेता भी नहीं मिल पाए, तो कार्यकर्ता तो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, और इसका खामियाजा अगले विधानसभा के चुनाव में भी देखिएगा। मैं बार बार बोलता हूं, नेगेटिव वोटिंग होती है, नेगेटिव वोटिंग होती है। आपने जिनके ऊपर प्रताड़ित, जिन लोगों को प्रताड़ित किया, आज आप सोचिए कि आप साथ में मिल गए हैं तो वो लोग भी एक साथ हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, और इसीलिए नेगेटिव वोटिंग उपचुनाव में भी हुई, अगले विधानसभा में भी हुई। भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता ये सरकार चले नहीं चले, मेरा ध्यान भी केंद्रित नहीं है। पर जब तक ये सरकार है तब तक तो आप बिहार और बिहारियों के बारे में सोचिएगा ना। जब तक भी आप हैं, मैं ये मान के चलता हूं, मैंने तो हर बार बोला भैया कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे, और मैं आज भी मानता हूं कि संभवतः लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे भाई। और मैं केंद्र सरकार से भी आग्रह करूंगा कि बिहार में आपराधिक गतिविधियां जिस तरीके से चरम सीमा पर हैं, इस बात का संज्ञान ले। कितनी और हत्याओं का कोई इंतजार करेगा भैया? बिहार में जिस तरीके से एक अराजक माहौल उत्पन्न हुआ है, हम लोग महामहिम राज्यपाल जी से भी पीछे मिलकर आए थे कि भाई राष्ट्रपति शासन की सिफारिश आप कीजिए। तो जो एक अराजक परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, पहली बात तो मुझे लगता है कि घटक दलों में ही मतभेद इतने उत्पन्न होते जा रहे हैं धीरे धीरे कि संभवतः ये सरकार खुद ही ना गिर जाए। पर अगर ऐसे ही अराजक परिस्थिति उत्पन्न होती रही तो बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने के अलावा कोई विकल्प और बचेगा? सर सवाल है कि लगातार आप क्राइम को लेकर बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं बिहार में क्राइम बढ़ रहा है, लेकिन जब यही सवाल कल 8 घंटे तक पूछताछ हुई है, सीबीआई ने पूछताछ की है, कहां तक सवाल को लेकर, और आज पूरे बीजेपी दफ्तर का घेराव करेंगे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। सीबीआई की कार्रवाई कहीं अगला सीबीआई जो कह रही है कि बीजेपी करवा रही है सब। भाई अलग अलग समय पे हर राजनीतिक दलों ने ऐसे संस्थानों के ऊपर उंगली उठाई है, जब ये हमेशा आरोप लगाए गए कि जो ऐसी संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग सत्ताधारी दलों के द्वारा किया जाता है। मैं ये मानना चाहूंगा कि ये सब स्वतंत्र एजेंसीज हैं और इंडिपेंडेंटली, ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, इंडिपेंडेंटली ये लोग कार्य कर रहे हैं। ऐसे में अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपको डरने की भी जरूरत नहीं है। आज की तारीख में जरूर प्रमुखता से ये आरोप लगाए जाते हैं कि केंद्र की सरकार इन केंद्रीय संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, पर मैं याद दिलाऊं, सबसे पहले ये विषय यूपीए की सरकार में ही सामने आया था, जब सीबीआई को तोता कहा गया था। तो ये आरोप प्रत्यारोप हर सरकार ने, आज जो विपक्ष में है वो सत्ता पे लगा रही है, कल वो विपक्ष में थे वो उस वक्त सत्ता में लगा रहे थे, हर सरकार ने एक दूसरे के ऊपर लगाए हैं। पर ये इन संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि अपनी विश्वसनीयता को ये लोग बरकरार रखें। दोष किसी पे भी लगे, निष्पक्ष तरीके से जांच हो, दोषी पे कार्रवाई हो, जो दोषी नहीं है उसको देने की। भाई मुझे नहीं पता कि टारगेट के तहत ये कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है। शिक्षा मंत्री को हटाने की मांग हो रही है अभ्यर्थियों द्वारा। एसटीटी, सीटीटी अभ्यर्थी अभी हजारों की संख्या में पैदल मार्च भी आज कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ कहिएगा? 7वें चरण की भी बहाली उसमें है और 4 लाख। तो आपने सुन लिया, नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोल रहे थे चिराग पासवान। चिराग पासवान ने साफ कहा है कि बिहारियों के साथ लगातार नाइंसाफी कर रहे नीतीश कुमार, और वहीं कुछ नहीं कर रहे हैं बिहार वासियों के लिए। जिस तरीके से महागठबंधन की रैली बुलाई गई थी, वहां पर बिहारियों की तो बात ही नहीं हुई, बस अपने फायदा का बात नीतीश कुमार कर रहे थे। तो वहीं नीतीश कुमार के तमाम जो नेता हैं वो भी बस अपने फायदा को लेकर जो है बातें कर रहे थे। वहीं क्या कुछ करते चिराग, आपने सुना है, स्कॉलरशिप की मांग कर रहे थे। जिस तरीके से पहले स्कॉलरशिप मिलता था उसी तरीके से अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को स्कॉलरशिप मिलना चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपराधिक घटना पे भी चिराग पासवान ने जमकर हमला बोला नीतीश कुमार पर। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी के साथ अभिषेक रिपोर्ट।